डीएनए मित्रों, अब हम आपको वो खबर दिखाने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। यह खबर एक देश पर आतंकी संगठन के कब्जे की है। हम अफ्रीकी देश माली की बात कर रहे हैं, जिसके एक बड़े हिस्से पर ओसामा बिन लादेन के आतंकी गुट अल कायदा ने कब्जा कर लिया है। माली दुनिया का ऐसा तीसरा देश बन चुका है जहां आतंकवादियों की सरकार चल रही है। अल कायदा के आतंकवादियों ने माली की राजधानी बमाको को चारों तरफ से घेर लिया। जुलाई के महीने में इन कथित जिहादियों ने राजधानी की घेराबंदी की थी और सिर्फ 3 महीने के अंदर राजधानी का संपर्क दूसरे हिस्से से पूरी तरीके से तोड़ दिया गया। हालात ऐसे हो गए कि राजधानी के अंदर ईंधन और खाने पीने के सामान की किल्लत हो गई। 3 महीने से माली की मिलिट्री और माली में मौजूद दूसरे सहयोगी सैन्य गुटों की कोशिशों के बावजूद अल कायदा की एक घेराबंदी टूट नहीं पाई है। माली के वर्तमान हालात पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं, क्योंकि अफगानिस्तान और सीरिया के बाद माली ऐसा तीसरा देश होगा जिसके ऊपर मिलिशिया या यूं कहें कि आतंकवादियों का कब्जा है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है, सीरिया को हयात तहरीर अल शाम चला रहा है और अब माली पर अल कायदा काबिज हो गया है। ये एक ऐसा ट्रेंड है जो आगे बढ़ा तो पूरी दुनिया की स्थिरता के लिए खतरा बन सकता है। हो सकता है आपके अंदर यह सवाल उठ रहा हो, एक आतंकी संगठन इतना मजबूत कैसे हो गया कि उसने पूरे देश पर ही कब्जा कर लिया। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको माली में अल कायदा की रणनीति को देखना और समझना चाहिए। माली में अल कायदा की एंट्री साल 2000 में हुई थी। सल्लाफी विचारधारा को मानने वाले गुट ने तकरीबन 15 साल तक आतंकी हमले किए, लेकिन 2017 में अल कायदा ने दूसरे गुटों को अपने साथ लेना शुरू कर दिया। इन गुटों में पहला नाम है अंसार अल दीन का, जो उत्तरी माली में सक्रिय था। दूसरा गुट है अल मुरबीतो, जो राजधानी बमाको के इर्द गिर्द मौजूद था। तीसरा बड़ा गुट है कतैब मसीना, जो मध्य माली में सक्रिय था। इन सभी गुटों को मिलाकर अल कायदा ने JNIM नाम का फ्रंट बनाया। इसी फ्रंट ने अल कायदा के झंडे तले माली के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि देश की राजधानी भी अपने वजूद के लिए लड़ रही है। देश के तकरीबन 70% हिस्से में अल कायदा की मनमर्जी चलती है। माली की फौज लाख कोशिशें कर चुकी है, लेकिन अल कायदा को पीछे नहीं धकेल पाई है। एक बड़ा आतंकी गठजोड़ बनाने की वजह से अल कायदा को न सिर्फ माली बल्कि उसके पड़ोसी देशों में भी अपनी जड़ें फैलाने का मौका मिला है। यानी अब अल कायदा अफ्रीका के एक बड़े हिस्से पर उसी तरह काबिज होना चाहता है जैसे इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट ने किया था। अफ्रीका के किन देशों में अल कायदा की मौजूदगी है, ये समझने के लिए आपको हमारे अगले ग्राफिक्स बहुत ही ध्यान से देखने चाहिए। माली के पड़ोसी देश बुर्किना फासो के तकरीबन 13 प्रांतों में अल कायदा की मौजूदगी है। नाइजर के सरहदी इलाकों में अल कायदा ने अपने आतंकी अड्डे बना लिए हैं। बेनिन में अल कायदा के आतंकी लगातार बड़े हमले कर रहे हैं। टोगो में अल कायदा ने सरहद के जरिए होने वाले व्यापार को कई बार ब्लॉक कर दिया है। यहां तक कि घाना में भी अल कायदा ने अपने बड़े ट्रेनिंग और सप्लाई बेस बना लिए हैं। कुल मिलाकर अफ्रीका के 9 देशों में अल कायदा का गठबंधन सक्रिय है। अगर आसान भाषा में समझा जाए तो आज अल कायदा का आकार और प्रभाव बगदादी के इस्लामिक स्टेट यानी ISIS से भी ज्यादा हो गया है। जिस तरह अल कायदा ने माली को अपने शिकंजे में कसा है, उसे जानकर आतंक का एनाकोंडा मॉडल भी कहते हैं। अब हम आपको इसी एनाकोंडा मॉडल से जुड़ी जरूरी जानकारी बताने जा रहे हैं। जिस तरह एनाकोंडा यानी अजगर अपने शिकार को अपनी कुंडली में जकड़ लेता है, ठीक उसी तरह अल कायदा का गठबंधन यानी JNIM जमीन पर अपना कब्जा बढ़ाता है। इस रणनीति में आतंकी सबसे पहले इलाके की घेरेबंदी करके वहां जरूरी चीजों की सप्लाई को बंद करते हैं। घेराबंदी के बाद आर्थिक दबाव बनाया जाता है, यानी उस क्षेत्र में चलने वाली आर्थिक गतिविधियों पर हमले किए जाते हैं। जैसे जैसे इलाके पर कब्जा बढ़ता जाता है, आतंकी वहां अपनी कथित अदालतें लगाते हैं और टैक्स भी वसूलते हैं। इस तरह महीनों की प्रताड़ना सहने के बाद शिकार यानी उस इलाके की आबादी इतनी टूट जाती है कि वो आतंकवादियों की सरकार या कब्जे को स्वीकार कर लेती है। माली में अल कायदा का ये एनाकोंडा मॉडल कामयाब साबित हुआ है। इसी वजह से आशंका जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में दूसरे अफ्रीकी देशों में भी अल कायदा इस किस्म की आतंक नीति को आगे बढ़ाएगा। माली में अल कायदा का इतना मजबूत हो जाने की एक बड़ी वजह 13 साल से चल रहा गृह युद्ध भी है। 2012 में माली के एक हिस्से में बागियों ने विद्रोह कर दिया था। जब तक सरकार इससे निपट पाती, उससे पहले ही सरकार का फौज ने तख्ता पलट कर दिया। इसी अस्थिरता की वजह से अल कायदा अपने पांव पसारता चला गया और आज माली के बड़े हिस्से पर काबिज हो गया। अल कायदा के इस कब्जे से रूस और अमेरिका जैसे सुपर पावर भी चिंतित हैं, क्योंकि माली में महत्वपूर्ण खनिजों का
बड़ा भंडार है। माली में सोने के बड़े भंडार हैं। एक अनुमान के मुताबिक माली की खदानों से सालाना 800 टन सोना निकाला जा सकता है। सोने के साथ साथ माली में लिथियम के भी भंडार हैं। लिथियम का उपयोग बैटरी और चिप बनाने में किया जाता है। माली के उत्तरी और मध्य हिस्से में यूरेनियम के भी बड़े बड़े भंडार मौजूद हैं। हालांकि गृह युद्ध की वजह से यूरेनियम का खनन तकरीबन शून्य हो चुका है। दुनिया के बड़े देशों के अंदर माली को लेकर जो फिक्र है उसकी वजह यह खनिज भंडार ही है। अगर आतंकवादियों ने माली के बचे कुचे हिस्से को भी कब्जा लिया तो रूस और अमेरिका जैसे देशों को लिथियम जैसे भंडार नहीं मिलेंगे। अगर अलकायदा ने सरकार बनाकर देश को चलाना शुरू कर दिया तो यह खनिज टेरर इकोनॉमी चलाने में भी मदद करेंगे। ये ठीक वैसा ही मॉडल होगा जो अहमद अल शारा ने सीरिया में स्थापित किया है। अमेरिका से दोस्ती कर शारा ने सीरिया में अमेरिकी कंपनियों के निवेश का रास्ता खोल दिया। यानी सीरिया का तेल अब अमेरिकी कंपनियों के जरिए निकाला और बेचा जाएगा और तेल से मिलने वाले पैसे से सीरिया की आतंकी सरकार चलेगी। माली पर अलकायदा का कब्जा दुनिया भर के आतंकवादी संगठनों की यह मिसाल भी देगा कि वो किस तरह किसी देश पर कब्जा कर सकते हैं, किसी आबादी या समुदाय को अपना गुलाम बना सकते हैं। इसी वजह से दुनिया के हर मंच पर माली को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। क्या आप जानते हैं कि माली का एक रिश्ता हमारे और आपके बचपन से भी है। बचपन में अगर आपने कहानियां या कॉमिक्स पढ़ी होंगी तो आपने कई बार एक जगह का नाम सुना होगा। यह नाम था टिम्बकटू। जिस टिम्बकटू को हमने कहानियों में पढ़ा है वो माली में ही स्थित है। 14वीं शताब्दी में टिम्बकटू अफ्रीका से व्यापार का बड़ा केंद्र होता था। कहा जाता है जब टिम्बकटू के राजा मानसा मूसा ने हज के लिए यात्रा की थी तो उन्होंने इतना सोना खर्च किया था कि मिस्र की अर्थव्यवस्था अस्थिर हो गई थी। 15वीं और 16वीं शताब्दी में टिम्बकटू से ही अफ्रीका में इस्लाम का बड़े पैमाने पर प्रचार और प्रसार हुआ था। किसी युग में सुख समृद्धि का प्रतीक माने जाने वाला टिम्बकटू आज आतंक से लड़ाई का फ्लैश पॉइंट बन गया। इस इलाके की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। गोलाबारी की वजह से शहर की ऐतिहासिक इमारतें ढह रही हैं। कहते हैं आतंक का ग्रहण जहां पड़ता है वहां सब खत्म हो जाता है। अलकायदा के इसी ग्रहण ने माली और टिम्बकटू को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया। Welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro, 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.